बस 2 मिनट में और हो जाएगी। मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा है, देखा आप लोगों ने? जी सर। जी सर। हिंदी हिंदी भाषा। भाषा लिखा हूं मैं। जी। आज की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं ना, इस चर्चा का मूल उद्देश्य है कि अगस्त में फॉर्म निकल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसका रिजर्व बैंक का भी फॉर्म भरा है, और बाकी और भी कई परीक्षाएं होंगी। अलग अलग परीक्षाओं में आजकल धीरे धीरे प्रश्न पत्र बड़ा कठिन करते जा रहे हैं। सर डिफेंस तो स्टेट का उस भी है सर कठिनाई की, 15 डेज बाद। सर आपका। हाँ, तो उस डिफेंस स्टेट का, इसरो का है, और दो तीन और है, पीसीआईएल का है। तो जितनी परीक्षाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आज का सत्र मैंने सर तैयार किया सॉरी है। सर, एनपीसीआर जी, का कब जगह निकला है, एनपीसीआर का भी? एनपीसीएल का 2 साल पहले ही निकला था। अच्छा अच्छा, उसका भी नहीं होगा ध्यान सर। दिया, अब मिस कर गया लग रहा है। हाँ, हाँ सर, हाँ शायद। आप लग रहा है मिस कर गए, कोई बात नहीं। जी जी सर। जो छूट गया छूट गया, अब जो आ रहा है उसको देखते सर हैं। सर जी एक बोलिए प्रश्न है तुषार मेरा। जी। जी हाँ, सर, ये जो इसरो में डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें मतलब रिटर्न है या टाइपिंग होगा? संभावना है कि रिटेन ही होगा। और ये टाइपिंग वाली समस्या बहुत लोगों के साथ है। तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि टाइपिंग आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि अब वो समय खत्म होता जा रहा है जहाँ हाथ से लिखा जाता था। और जी हिंदी सर। के क्षेत्र में अगर आना है तो हिंदी टाइपिंग सीखनी जरूरी है। ना हो तो किसी साइबर कैफे में जा करके वहां प्रयास करें और सीख सकते हैं आप लोग, मुश्किल नहीं है। मैं देखता हूँ, नहीं होगा तो जी आज सर। एक वीडियो इसके ऊपर 5-7 मिनट का एक वीडियो मैं बना दूंगा फिर से, कि हिंदी टाइपिंग खुद कैसे सीखें बिना इंस्टीट्यूट गए। ठीक है, चलिए। सबसे जी पहले सर, हम बात धन्यवाद सर। करेंगे हिंदी भाषा। भाषा से शुरुआत होती है, भाषा में सबसे पहले आती है लिपि। ये जीके का प्रश्न हो सकता है, या फिर हिंदी में आम प्रश्न हो सकता है, तो आप लोग लिखते चलिएगा। हालांकि ये वीडियो मैं फिर सोचता हूँ, मैं अगर सहमति हो आप लोगों की तो ये वीडियो मैं अपने चैनल पर ओपन टू ऑल डाल दूं। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, जी सर। ओपन टू ऑल रहेगा जी और भी सर। लोगों को लाभ मिल पाएगा इसका। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि आप लोग इतने स्वार्थी नहीं कि हमें मिले दूसरों को ना मिले, है क्या? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, साधु वह न भूखा सभी जाए। लोग मान के चलते हैं। जी सर। हम चाहेंगे कि सबको लाभ मिले। देखिए, सबसे पहले लिपि की बात करता हूं मैं। हिंदी भाषा की जो लिपियां हैं, कितनी लिपियां आप लोग पढ़े हैं? हिंदी भाषा की लिपियां हैं, इसके बारे में हम लोग सिर्फ अभी तक देवनागरी लिपि जानते आ रहे हैं। यस लेकिन सर। इसमें कैथी, कैथी, महाजनी, और उसके बाद देवनागरी। देवनागरी को कई लोग नागरी भी कहते हैं। ये 3 प्रमुख लिपियां हैं हिंदी भाषा की। मैं धीरे धीरे बात करूंगा और आप लोग लिखते चलिएगा। लिखेंगे तो दिमाग में रहेगा, और दिमाग में रहेगा तो फिर दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हिंदी भाषा की जो लिपियां हैं उसमें कैथी, महाजनी, देवनागरी, कुछ लोग नागरी लिपि भी इसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद स्वर और व्यंजन की हम चर्चा करेंगे, उसके पहले कुछ और बिंदु लिख लेते हैं। जैसे स्वर होता है, स्वर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। स्वर में क्या क्या आता है? क ख ग घ अंग, ये पूरा आ जाता है। और व्यंजन में अ आ इ ई आता है। ठीक है, तो स्वर में सर एक उल्टा प्रमुख, बोल दिया सर। स्वर में उल्टा बोल दिया व्यंजन, सर। क्या व्यंजन में उल्टा क बोल ख गया? ग घ और व्यंजन में स्वर में अ आ इ ई। स्वर में हाँ हाँ, क्षमा करें, उल्टा बोल गया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो स्वर में कुछ बातें नहीं आई हैं और व्यंजन में कुछ बातें नहीं आई हैं। ठीक है, तो स्वर में हम जानते हैं अ आ इ ई आता है, यही ना तुषार जी? जी सर। जी सर। अ आ इ ई आता है। और व्यंजन, व्यंजनों के भेद पर भी हम बात करेंगे। का नहीं, क ख, ये सब चीजें इसमें व्यंजन में आ जाती हैं। ठीक है, सहमत है यहां तक? अब इसमें क्या होता है कि व्यंजनों में, पहले स्वर की बात कर रहे हैं हम। स्वर में एक आता है संयुक्त या संयोगी स्वर।
परीक्षा में अगर संयोगी स्वर आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, संयुक्त या संयोगी स्वर किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों में या व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर न रहे। लिख लीजिएगा, दो या दो से अधिक व्यंजनों में जब कोई स्वर न रहे। अमूमन क्या होता है कि हर व्यंजन के बाद एक स्वर आता है, जैसे क, आधा क और अ जोड़ते हैं हम तो पूरा क बनता है। इस तरह से स्वरों के मेल से ही व्यंजन बनते हैं, पूर्ण व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना रहे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम संयोगी या संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। आप लोग लिख लिए हो तो फिर हम आगे बढ़ें। सर एग्जाम्पल। लिख, हाँ एग्जाम्पल में सर मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ए आई ओ आओ होता है ना? मैं आ रहा हूँ 1 मिनट आ रहा हूँ, उस पर हम आ रहे हैं। हम विस्तार से आज स्वरों पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हिम्मत करके अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज भूल गया तो फिर भविष्य में हो सकता है वो ना हो पाए। ठीक है, जब मैंने बताया जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर न रहे, जैसे हम लिखते हैं आधा क और य लिखते हैं ना, जैसे आधा क और य, क्यों, आधा स और म लिखते हैं, स्म हो गया। इसमें देखिए दो व्यंजन हम लोगों ने लिया, इनके बीच में कोई स्वर ना आया। आया है क्या? जैसे म्याऊ बोलते हैं ना, या म्यान बोलते हैं, जैसे म्यान लिखते हैं तो हम खाली म्यो लिख लें तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त या संयोगी स्वर। बस आप परिभाषा लिखते चलिए, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछा गया तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर जैसे ये स्म है से इसका उत्तर। स्मारक। हाँ, स्मारक। स्मारक या म्यो से म्यांमार, म्याऊ, म्यान, जो भी हो जाएगा। कहने का ये मतलब है जो आधा क है, आधा क मतलब क का आधा हिस्सा क में हलंत लिखे। वैसे तो ये हम लिखेंगे क और य, अगर हम लिखते हैं पूरा क और पूरा य तो इसका मतलब है क मतलब आधा क जुड़ता है, उसमें फिर अ जुड़ता है। ठीक है, इसी तरह से य में आधा य और य अ जुड़ता है, लेकिन ये जो है आधा वाले जो हैं ये संयुक्त या संयोगी स्वर कहे जाते हैं। इस पर फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पीछे हम चर्चा कर भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं संयोगी स्वर। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ें। जी सर। इसके आगे जी आता है सर। द्वितीय। पीछे आप लोगों ने पूछा भी था हमसे, द्वितीय आधा तो हो गया। 1 मिनट, ये हो गया द्वितीय। देखिए मुझे भी फोनेटिक में टाइपिंग में असुविधा हो रही है, ये अगर इंस्क्रिप्ट आप लोग सीख लेंगे ना तो ये दिक्कत नहीं होगी। द्वितीय स्वर, द्वितीय किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन का संयोग, व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है। लिख लीजिएगा, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है उसे हम लोग द्वितीय, द्वितीय का मतलब दो होना। ठीक है, किस तरह से ये दो होता है? जैसे कक्का, दिल्ली। माफी दिल्ली। चाहूंगी सर, ठीक है, मेरा ना आज वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो मैं क्लास हाँ अटेंड कोई नहीं कर दिक्कत नहीं, पाऊंगी। कोई बात नहीं, आपने आप रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग क्लास देख चाहिए लीजिएगा। मुझे ऊपर ये। हाँ मैं ये अपने चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, जो न देख पाए, लेकिन जो लोग हैं वो देखे ध्यान से। कक्का दिल्ली, इसमें जो कक्का आधा क, हाँ बोलिए। बच्चा में भी होगा ना? बच्चा में आधा छ छ होता है ना, आधा छ पूरा छ। जी सर। सच्चा, बच्चा, कच्चा, अन्न, बच्चा भी लिख देते हैं। कक्का शब्द शुद्ध हिंदी है क्या? उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, भटकाइए मत प्लीज। आज की जो चर्चा है उसी पे हमें संगठित रहना है, फिर हम बाद में आएंगे इस पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा? जी सर। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो। अब देखिए क का संयोग आधा क से हो रहा है ना इसमें। इसी जी। तरह से दिल्ली में आधा ल और पूरा ल, ये दो ल एक साथ जुड़ रहे हैं ना। इसी तरह जी। बच्चा में आधा च और पूरा च जुड़ रहा है, मतलब
एक ही व्यंजन, हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे डबल एल, उसी तरह से। तो इसे हम लोग द्वितीय, द्वितीय नहीं, द्वि मतलब दो, आधा त य, द्वितीय। ठीक है, एकदम छोटा छोटा है, लेकिन ये बारीकियां जानेंगे तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हल करना आसान रहेगा। आगे बढ़ें। अब हिंदी के पहले थोड़ी सी हिंदी भाषा पे हम चर्चा कर लें। प्राकृत आप लोगों ने नाम सुना है? जी सर। प्राकृत भाषा, थोड़ी सी हम भाषा पर चर्चा कर लें, फिर स्वर व्यंजन पर आएंगे। प्राकृत भाषा, इसका प्रयोग वेद काल से चला आ रहा है। ठीक है, वेदकालीन भाषा मान सकते हैं इसे। ठीक है, वेदों के समय से ये वेदकालीन भाषा चली आ रही। प्राकृत भाषा से, जैसे कुछ लोगों का यह मानना है कि संस्कृत का उदय प्राकृत भाषा से ही हुआ है। कुछ लोग कहते हैं आदि भाषा है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत का उदय प्राकृत भाषा से हुआ है। तो जब कभी प्रश्न रहे कि संस्कृत का उदय कहाँ से हुआ है, तो आप उसमें ध्यान देंगे, इसे प्राकृत भाषा मान लेंगे। ठीक है, और प्राकृत का सबसे पुराना व्याकरण क्या है पता है आप लोगों को? ये सब जैसे रिजर्व बैंक में आएगा, ऐसी जगहों में आ सकता है। प्राकृत का सबसे पुराना व्याकरण क्या है? व्याकरण तो बहुत लोगों ने बनाया है, प्राकृत का सबसे पुराना जो व्याकरण है उसे बनाया था वर रुचि ने। वर रुचि, वर रुचि ने। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? चलिए, बाद में हम प्रश्न ले लेंगे। महाभाष्य नहीं, व्याकरण। वर रुचि ने महाभाष्य भी लिखा है, लेकिन प्राकृत का सबसे पुराना व्याकरण वर रुचि ने बनाया था। जैसे हम संस्कृत का व्याकरण किसको मानते हैं? पाणिनि को मानते हैं, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन पाणिनि का अधिक प्रचलित है। लिख लीजिए इसको भी, संस्कृत का प्रचलित व्याकरण सबसे ज्यादा हम यही जानते हैं। इसमें किसे बनते हैं? पाणिनि को, पाणिनि। ठीक है, प्राकृत का वर रुचि और संस्कृत का पाणिनि। स्पष्ट है यहां तक? जी। अब थोड़ा सा हम देवनागरी लिपि की बात करें। यदि देवनागरी लिपि में ही बाकी चीजें हिंदी और कई लिपियां उसमें समाहित हैं, तो हुआ क्या था कि प्राकृत भाषा से देववाणी, देववाणी मतलब ये देवताओं की वाणी, मतलब श्लोक वगैरह जो भी वेद वगैरह लिखे गए हैं, इनको प्राकृत भाषा से अपभ्रंश न हो या खराब न हो, इससे बचाने के लिए लोगों ने इसको व्याकरण से बांध दिया। और व्याकरण से जब इसको नियंत्रित कर दिया, व्याकरण के अनेक नियम है, विशेषकर संस्कृत व्याकरण के बहुत सारे नियम हैं, तो संस्कृत के रूप में जो इन्हें बाधा, इसे ही संस्कृत नाम दिया गया, मतलब परिमार्जित कर दिया गया है। ठीक है, ये जानने की बात है कि प्राकृत भाषा से देववाणी अशुद्ध न हो, इसके लिए व्याकरण में बांधा गया, वो संस्कृत कहलाया। आगे बढ़ें सर। ठीक है, संस्कृत हाँ, का पाणिनि बोले थे ना, संस्कृत व्याकरण का। क्या कह रहे हैं? संस्कृत व्याकरण का कौन है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण में बहुत लोगों ने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, लेकिन जो सबसे अधिक उसमें मशहूर हैं या जिनका सबसे अधिक नाम है वह पाणिनि का है। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, सुना होगा आप लोगों ने, उसमें 8 अध्याय करके लिखा है और उसी में पूरा व्याकरण समाहित है। ठीक है, पूछा जाता है अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो उसमें पाणिनि का नाम आता है। इसके बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा की विशेष जो उन्नति हुई है, फिर से मैं लिखता हूं, प्राकृत भाषा की जो विशेष उन्नति हुई है, जानते हैं किस बात, किस के कारण हुई है? बौद्ध धर्म के प्रचार में। पाली भाषा सर। बौद्ध धर्म के प्रचार में, पाली तो फिर अलग आता है। बौद्ध धर्म के प्रचार से प्राकृत भाषा और अधिक क्या हुई है? समृद्ध हुई है। बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ लिखे गए, काफी ग्रंथ आप पाएंगे प्राकृत में भी लिखे गए हैं। ठीक है, अब
प्राकृत को थोड़ा सा हम और विस्तार दें तो प्राकृत की जो अन्य शाखाएं हैं, प्राकृत की अन्य जो शाखाएं बनी हैं उसमें सौर सैनी आता है। सौर सैनी नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। सौर हो गया, सौर। जी। एक मिनट, सौर लिख लूं पहले, ठीक है। ये सौर सैनी है। सौर सैनी का मतलब है, ये कहाँ की भाषा है? सौर सैनी उत्तर प्रदेश की भाषा है। हिंदी में उत्तर प्रदेश की भाषा रही है, ठीक है। आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। इसके बाद जो दूसरी चली इसकी, उसको मागधी कहा गया है। मागधी भी अपने आप में अशोक के काल में रहे, पर पूरे इतिहास में नहीं जाएंगे। मागधी जो भाषा रही है वो मगध अंचल, और मगध अंचल कहाँ है? बिहार का, बिहार में से। ठीक है। मागधी बिहार का रहा है। उसके बाद चला है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री प्राकृत की अन्य शाखाएं हैं। हाँ ठीक है, महाराष्ट्री थोड़ा सा टाइप कर दें। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। राष्ट्रीय, RASTRI नहीं ले रहा है, क्या होना चाहिए सर एच होगा सर, SHTRI। YA। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय हम लिखना चाहते हैं। वाई ये लास्ट में करेंगे तब राष्ट्रीय होगा। अच्छा ठीक है, हाँ आ गया। महा और राष्ट्रीय, यह नहीं होगा अंत में। बड़ा कठिन है ये फोनेटिक वाला, अब हमें भी सीखना पड़ेगा, जी सर। थक गया हूं मैं, ठीक है। महाराष्ट्री जो भाषा है वो कहाँ की है? ये दक्षिण से मुंबई, दक्षिण भारत भी इसमें आ जाता है। दक्षिण से जी सर। उस काल में बंबई था। बंबई में आप जानते हैं कौन कौन से प्रांत थे? गुजरात भी बंबई का हिस्सा हुआ करता था। जी, गुजरात ये सब। जी, और जी। इसमें बरार भी एक क्षेत्र आता था, पुराने इतिहास में देखिएगा तो। जी सर। महाराष्ट्री जो है वो विदर्भ दक्षिण से बंबई, बरार, बिल्कुल इन प्रांतों में। फिर से ध्यान दें, प्राकृत की जो अन्य शाखाएं रही है, सौर सैनी मतलब उत्तर प्रदेश, और मागधी मगध भाषा। अब मगही बाद में इसका जो अपभ्रंश हो गया ना, मागधी को लोग मगही बोलने लगे, ठीक है। और उसके बाद फिर महाराष्ट्री आया, मराठी भाषा जो इससे टूट के बना, अपभ्रंश होकर के मराठी बोलते हैं उसको। और महाराष्ट्री में चूंकि मराठी नहीं और भी बिगड़े हैं, ठीक है। इसके 3 रूप रहे हैं। इसका एक और रूप ले लीजिए, उसको अर्ध मागधी कहते हैं। अर्ध मागधी कहाँ का बना? अर्ध मागधी बना है ये सौर सैनी और मागधी के मेल से बना है। ये सौर सैनी तालबी शौ होना चाहिए, ठीक है। और मगधी होगा सैनी ना? नहीं, सैनी होगा। बड़ा सा होता है शौर जी। हाँ बड़ा सा, और सैनी नहीं सैनी है। मैं थोड़ा गलत लिख गया, उसको फिर से सुधार लेता हूं। सौर सैनी, ठीक है। सौर सैनी और मागधी के संयोग से बना, क्या बना? अर्धमागधी। अर्ध मागधी मतलब आधा मगही, ठीक है। और यह किस क्षेत्र में चला? पूर्वी क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमांचल क्षेत्र है इसका, वहां चला, ठीक है। स्पीकर ऑफ कर लीजिए, किसी का स्पीकर ऑन है। जब पूछना हो तब, अंत में हम चर्चा लेंगे। सीमा क्षेत्र, ठीक है। इस सीमा क्षेत्र की जो भाषा है वो अर्ध मागधी है। यहां तक स्पष्ट हो गया आप लोगों को? हम आगे बढ़े फिर? सर जी सर। हाँ बोलिए शिलाजीत जी, ठीक है बोलिए। सर। चलिए पूरा नहीं आ रहा था, लिख नहीं पा रहा था। ठीक है सर। अब ठीक है ना, स्क्रीन में छोटा कर दिया। न लिख पाए तो बताइएगा। हाँ बोलिए। सर थोड़ा महाराष्ट्र वाला बताइए ना सर, दक्षिण से बंबई। हाँ बता रहे हैं एक बार। ज्योति आपका प्रश्न क्या है? ज्योति जी सर, बिहार की सीमा क्षेत्र झारखंड हो सकता है ना? झारखंड और खंड बाद में बना है, ये तो हम प्राचीन इतिहास में चल रहे हैं। बिहार जो क्षेत्र है
बिहार, ये कह लीजिए कि शुरू में बिहार अकेला नहीं था, बंगाल में ही बिहार था, बंगाल का एक अंश बिहार रहा है ना, फिर बिहार का तो वो उसी में सब मान लीजिए, झारखंड और सब मान लीजिए, ठीक है। महाराष्ट्र में बता रहा था, दक्षिण से बंबई, जो मुंबई कहते हैं ना, मुंबई तो सिर्फ एक प्रांत है या एक उसका राज्य मान लीजिए महाराष्ट्र का, लेकिन बंबई जो क्षेत्र है ना, उसमें गुजरात भी शामिल था और भी कुछ क्षेत्र शामिल थे, तो वो महाराष्ट्रीय क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है शिलाजीत जी, आगे बढ़ें। अब एक चीज और इसमें जानने वाली जो बात है, ये जो अर्धमागधी है, आप लोगों ने जैन तीर्थंकर किसी का नाम सुना है? जी सर, ऋषभ देव। इसका? जी सर। महावीर स्वामी का नाम सुने होंगे ना? महावीर स्वामी सर, महावीर। हाँ, महावीर स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं, समस्त प्रवचन अर्धमागधी में, ये लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी सर। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रवचन अर्धमागधी में, बाकियों की पाली वगैरह में हो सकती है, लेकिन महावीर स्वामी का जो यह है वह अर्धमागधी में। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सर आगे बढ़े। हाँ बोलिए। सर, ये जो गोरखपुर इत्यादि क्षेत्र में बोली जाती है वो अर्धमागधी कहलाएगी? अर्धमागधी फिर बाद में टूटा, इसका भोजपुरी बना और तमाम बना, तो जो मुख्य है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है जी सर। पूरे इतिहास पर मैं आज नहीं जा रहा हूँ, आज मैं छोटे से बात करता हूँ और फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया, बाद में अगर संभव हुआ तो मैं साझा कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोग भी नोट करते रहिए, क्योंकि मैं आधा बता रहा हूँ और आधा लिख रहा हूँ, अधिक बता रहा हूँ कम लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का क्या मतलब है? अपभ्रंश का मतलब है टूट जाना। मतलब ये जो भाषा टूटी है, टूटी मतलब खराब हुई है। जैसे मान लीजिए शुद्ध हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी बोलते बोलते उसमें भोजपुरी बोलने लगे, या फिर उसमें हम बंगला मिला लें, या फिर उसमें अवधी मिला लें, इस तरह का। तो अपभ्रंश जो चला है, अपभ्रंश का जो काल रहा है, ये ईसवी सन कब से मानते हैं? कब से मानते हैं? ईसा के जन्म के बाद। इसीलिए ईसा के जन्म के बाद। ईसवी सन जो है, ईसवी सन से 11वें शतक में, शतक मतलब 100 साल को शतक बोलते हैं ना, सेंचुरी। तो ईसवी सन के 11वें शतक का जो काल रहा है वह माना गया है अपभ्रंश का काल। मतलब 1100 वर्ष मान लीजिए, सन 1100 जो चला है अंग्रेजी काल के हिसाब से, वह अपभ्रंश का काल रहा है। ठीक है, कुछ लोग आदि हिंदी भी लिखते हैं। आदि हिंदी जो रहा होता है सर इसका। कौन सा? अवहट। हाँ, अवहट आदि हिंदी के रूप को ही कई लोगों ने कहा है। तो आदि हिंदी, अब क्या हुआ, ये जो अपभ्रंश था ना, अपभ्रंश से अलग जब हिंदी काल जो है वीर काल, ब्रेक हो गई थी मतलब आपकी सर, बीच में आवाज ब्रेक हो गई। चलिए फिर से मैं इसको करता हूं। देखिए, मैं बात कर रहा था अपभ्रंश की। ठीक है, अपभ्रंश का है कि ईसवी सन के 11वें शतक में, और उसके बाद आदि हिंदी साहित्य की जो रचना हुई है ना, आदि हिंदी साहित्य की रचना का काल वीर काल को हम लोग वीरगाथा काल भी मानते हैं ना। जी सर, जी सर। और वीरगाथा काल की शुरुआत हुई है 1200 से, सन 1200 से 1400, 200 साल का वर्ष। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उन्होंने मुख्य रूप से परिष्कृत लिखा, और भी लोगों ने लिखा होगा, लेकिन उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विशेष योगदान माना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। और इसके बाद वीर काल के बाद धर्म काल कुछ लोग भी कहते हैं। धर्म काल को क्या कहा गया है अन्य रूप में? हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिया गया है? भक्ति काल। इसको भक्ति काल भी कहा गया है। तो अगर धर्म काल कहीं पूछा जाए तो कृपया कंफ्यूज ना हो, धर्म काल मतलब भक्ति काल है। ये 1400 से 1600 इस तरह से उसको बांटा गया है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद इसी काल में
आप एक और रचना की नाम सुने होंगे, वीर काल की रचना है आल्हा खंड। आल्हा उदल की कहानी सुने हैं ना आप लोग? जी सर। पहले अभी तो इसकी परंपरा खत्म हो गई। पहले जब मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था तब आल्हा गाया जाता था, तो जगह जगह घूम घूम के लोग आल्हा और बिरहा इसका बहुत प्रचलन था। मंच लगा के गीत होता था उस समय। तो हमारे तो जब पास लोकगीत गाए जाते थे। लोकगीत गाए जाते थे, क्योंकि उस समय न टीवी थी और न ही हमारे पास पॉडकास्ट था, न यूट्यूब था। तो आल्हा खूब होता था, बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। और जो गाते थे मतलब इतना जोश भर देते थे ना कि लगता था हाँ सचमुच में बस अभी मार काट के लिए उतर आए। तो ये जो आल्हा खंड रहा है या आल्हा उदल की जो रचना किसने की है, ये अक्सर पूछा जाता है। जगनिक। ये जागनिक साहब थे। जगनिक हो गया, एक मिनट। जागनिक थे। और ये जागनिक जी ने जो आल्हा लिखा है इसकी भाषा क्या रही है? तो बुंदेली। बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी मतलब उस समय बुंदेलखंड था ना, वो कौन सा क्षेत्र आएगा बुंदेलखंड में? तो मध्य प्रदेश और यूपी का मध्य प्रदेश का। हाँ, यूपी का, जैसे झांसी वगैरह जो है, यहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है। अभी भी बोलते हैं लोग। मैं एक्चुअली बोल नहीं पाऊंगा, सुना नहीं कभी बोलते हुए। ठीक है, बुंदेलखंडी और कुछ अवधि ये सब मिलती जुलती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जागनिक जी ने जो लिखी थी आल्हा की रचना, ये बुंदेलखंडी में लिखा गया है। उसके बाद फिर हम आते हैं, ये हिंदी के विकास का एक क्रम मैंने बताया। उसके बाद एक धर्म चला, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर विष्णु जी को मानने वाले। इसमें वैष्णव धर्म है भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले। और वो लोग चंदन लगाते हैं ऐसे करके यू शेप में मस्तक पे। और कभी कभी होता है, मैं भी शौकिया ये यू शेप में चंदन लगाता हूँ। सुबह वाले मेरे जितने वीडियो शूट होते हैं उसमें चंदन मेरा लगा रहता है। तो मैं जब ऑफिस जी निकलता हूँ सर, इस्कॉन वाले लगाते हैं हाँ, ज्यादातर। वो वैष्णव लोग लगाते हैं। और चूंकि मुझे जी अच्छा जी। लगता है मैं लगा लेता हूँ। चंदन मन को शांत करता है। तो ऊर्ध्व मैं जब पुंड्र कहा जाता है उसे। ऊर्ध्व जी जी पुंड्र बिल्कुल। ऐसे कुछ नाम होता हाँ, है। तो मैं जब मोहल्ले से निकलता हूँ तो कई बंगाली लोग हैं रास्ते में। तो कई आंटी बोलती हैं कि रे वैष्णव होए गए छिस नकी। मतलब बोलते हैं क्या रे वैष्णव हो गया क्या? वैष्णव मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना, तमाम त्याग है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म जो विशेषकर ये धर्म नहीं संप्रदाय माना जाएगा। धर्म तो सनातन धर्म का ही एक अंश है। वैष्णव हो गए, शैव हो गए, ये सब हिंदू या सनातन धर्म है। हिंदू धर्म अलग से कुछ नहीं है, सनातन धर्म है। तो वैष्णव धर्म, इसके संस्थापक थे वल्लभ स्वामी। इस बार का प्रश्न कहीं ना कहीं ये हो सकता है। वल्लभ स्वामी थे और इनका काल रखा है 16वीं सदी। 16वीं सदी। 16वीं सदी, ठीक है। 16वीं सदी में, और ये साहब कहाँ गए थे? विशेष रूप से दक्षिण भारत के थे। लेकिन बाद में इन्होंने 16वीं सदी के आदि में, आदि मतलब शुरुआत में, उत्तर भारत में भी अपने मत का प्रचार किया। और ये जो वल्लभ स्वामी थे इनके 8 शिष्य थे। किसी का नाम याद है आप लोगों को? सुना है आप लोगों ने वल्लभ स्वामी का नाम? जी सर, वल्लभाचार्य। ठीक है। जी सर। वल्लभ स्वामी के 8 शिष्य थे। किसी का नाम याद है? सर सूरदास। विठल स्वामी। बिल्कुल यार। वल्लभ स्वामी के 8 जो शिष्य थे उनका नाम था अष्टछाप। मतलब उनका जो ग्रुप था उसको अष्टछाप का नाम दिया गया। और इसमें 8 जो कवि हुए हैं, 8 कवि इन्होंने किस भाषा में रचना की? ब्रज भाषा में। सब ब्रज। इन्होंने ब्रज भाषा में किया। और आपने सही कहा, सूरदास भी उसमें से एक थे। ठीक है। सूरदास कब हुए थे? सूरदास जी का काल था 1550 ईस्वी। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? हम आगे बढ़े या कोई शक हो तो मैं फिर वापस लौटूं? आगे बढ़े, चलिए अगला हम लेते हैं। इसके बाद शुरुआत हुई आधुनिक हिंदी।
आधुनिक हिंदी का जो काल रहा है वह रहा है 1800 से 1900 ईस्वी। ठीक है, और इस काल में अधिकतम गद्य रचना हुई है। सर हाँ एक बोलिए। मिनट सर बोल रहा हूँ कि सर भक्ति काल के बाद और रीति काल है ना सर? मैं उस तरफ भक्ति जा काल ही तो नहीं रहा हूं, मैं तो हिंदी के विकास पे बात कर रहा हूं। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं भाषा के ऊपर आ रहा हूं और विशेषकर हिंदी भाषा के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, 1600 जो के बाद मुख्य सर मुख्य मेरा रहा हमें जानने। हाँ बोलिए अजय जी। 1600 ईस्वी के बाद ना मेरा गैप हो गया। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कोई कौन बात सा नहीं, फिर हम आएंगे, गैप है उसमें फिर आएंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते चलते हैं। ठीक ठीक है, है। 1800 से 1900 जो ईस्वी रही है उसमें गद्य रचना अधिकांश हुई है और यह काल आधुनिक हिंदी काल रहा है। अजय जी मैं फिर दोहरा रहा हूं, 16वीं सदी का जो काल रहा है, मैंने बात किया था बल्लभ स्वामी का। बल्लभ स्वामी ने एक धर्म चलाया था, धर्म मतलब संप्रदाय चलाया था। इस संप्रदाय का नाम था वैष्णव धर्म। ठीक है, और बल्लभ स्वामी के 8 शिष्य थे। इन शिष्यों का जो समूह था उसको अष्ट छाप कहा गया है। 8 तरह का छाप छोड़ा, और ये जो 8 कवि थे इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। यहां तक स्पष्ट कर पाया मैं? जी सर हो गया। सूरदास जी इसी अष्ट छाप के एक उनके मतलब अनुयायी थे या उनके शिष्य थे। वो 1550 ईस्वी में हुए हैं। मैं हिंदी के विकास का क्रम थोड़ा बता देना चाह रहा हूं क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद जो क्रम चला है वो आधुनिक हिंदी का है, और मैंने बताया 1800 से 1900 का काल आधुनिक हिंदी का रहा है। नहीं लिख पाए तो लिख लीजिए। और इस काल में अधिकतम, हालांकि पद्य की भी रचना हुई है लेकिन गद्य की रचना अधिक हुई है। लिख पाए आप लोग? आगे बढ़ें। जी अब सर। इसमें जो आधुनिक जी हिंदी सर। का ये जो काल रहा है, जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा है, जैसे अंकिता ने तो उसके लिए शायद नेट के लिए बहुत गहराई से पढ़ा है, तो इन लोगों को पूरा याद होगा। ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए हम लोगों के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंकिता आपका नेट क्लियर है ना? अंकिता नहीं सर। चलिए, नहीं है तो हो जाएगा, उसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। आधुनिक हिंदी का जो प्रथम गद्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। प्रथम गद्य, थोड़ा सा और पास आइए। प्रेम सागर कहा गया इसको। आधुनिक हिंदी का प्रथम गद्य है प्रेम सागर। इसे 1804 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी का लल्लू प्रेम लाल सागर जी है। का वो था। आधुनिक हिंदी नाम से ध्यान रखना है आपको। क्या कर रही हैं? लल्लू लाल जी का। लल्लू लाल जी का। अरे बहुत अच्छा याद है आपको, अच्छी पकड़ है। और रिजर्व बैंक का भरा है आपने? नहीं भरा है? नहीं सर। नहीं भरा है तो जरूर भरिए, जरूर भरिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसे लल्लू लाल जी ने लिखा है। लालू नहीं, लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी ने लिखा है, और इन्होंने एक पादरी की प्रेरणा से लिखा, अपने मन से नहीं लिखना चाह रहे थे। पादरी साहब का नाम जो था, क्या नाम था? पादरी थे गिल क्राइस्ट। लिख लीजिएगा, ये गिल क्राइस्ट महत्वपूर्ण है। गिल क्राइस्ट की प्रेरणा से उन्होंने प्रेम सागर लिखा था। ठीक है, सर गिल क्राइस्ट की आरबीआई प्रेरणा में से। हाँ, ऐसे साहित्यिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूछे जाएंगे, जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। मैं रिजर्व बैंक को ध्यान में रखते हुए, इसरो को ध्यान में रखते हुए, और जो अभी आपका ये इसका होने वाला है पुणे वाला, उन तीनों को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा कर रहा हूं, और एनपीसीआई को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसलिए मैंने आज ऑफलाइन वालों को ही बुला लिया है। जो नहीं आए वो लूजर रहेंगे, क्योंकि जो चीजें आज बता रहा हूं हो सकता है उसी रूप में कल ना बता पाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लल्लू लाल जी ने पादरी गिल क्राइस्ट की प्रेरणा से 1804 में क्या लिखा? प्रेम सागर। प्रेम सागर लिखा। प्रेम ठीक सागर। है, और ये जो प्रेम सागर लिखना क्या था कि उसके बाद ईसाई धर्म की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद होने लगा।
पुस्तकों का इसी काल में हिंदी में अनुवाद होने लगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ईसाई धर्म की पुस्तकें क्या क्या हैं, जैसे बाइबल है और तमाम चीजें हैं, मतलब जो भी उनकी अपने धर्म प्रचार की सामग्री थी, इसी काल में इन्होंने लल्लू लाल जी के पश्चात, मतलब लल्लू लाल जी तो इसके बाद प्रेम सागर के बाद फिर अलग रहे होंगे, उस समय से आप मान लीजिए कि हिंदी में ईसाई धर्म की पुस्तकों का अनुवाद होने लगा। ठीक है, उसके बाद एक और आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हम लोग भूल जाते हैं, शिक्षा विभाग। नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है या नहीं सुना है? हाँ या ना बोलिएगा, पता चले आप लोग सो नहीं रहे हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के जो लेखक रहे हैं उसमें पंडित श्रीलाल, उसके बाद पंडित वंशीधर वाजपेयी, लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। पंडित श्रीलाल, पंडित बंशीधर वाजपेयी और राजा शिव प्रसाद। नाम सुना है आप लोगों ने इन लोगों का? इन्हें शिक्षा विभाग का लेखक माना जाता है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। हाँ, राजा शिव प्रसाद की रचना मैंने नहीं पढ़ी, आप में से किसी को याद है इनकी रचना? राज्य हो गया, राजा लिखिए इसे। राजा शिव प्रसाद की कोई रचना याद हो आप लोगों को? आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा, डायरी में नोट कर लें कि राजा शिव प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा, गृह कार्य, और मुझे आप लोग व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक है, राजा शिव प्रसाद की रचनाएं ये ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न बन सकता है आने वाले समय में। ये यहां तक मैंने हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया, थोड़े से 2-4 प्रश्न और बता दूं, चलेगा? चलबे कि ना चलबे? चलेगा देखिए, सर। इसमें इसके फिर 2 भाग हो गए। जैसे हिंदी भाषा जो है, हिंदी, और चूंकि लोगों ने थोड़ा सा लड़ाई करने के लिए साहित्यिक लड़ाइयां भी खूब हुई हैं, तो हिंदी हिंदुओं की बना दी और मुसलमानों की, 2 तरह की भाषा बन गई। इसका आपको हिंदी साहित्य में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हिंदी के जो नाम हुए वो हुए हिंदवी। हिंदवी को लोगों ने हिंदुई भी कहा, लिख लीजिएगा इसको। हिंदी को इन्होंने हिंदुई कहा, या फिर हिंदी कहा, या फिर खड़ी बोली कहा। हालांकि चीजें एक ही हैं, लेकिन क्या है, हमेशा से लोग प्रयास किए हैं कि भारत में बवाल ही होता रहे, लोग लड़ते झगड़ते रहे, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर। तो लोगों ने अलग करने के लिए तो हिंदी को लोगों ने कह दिया भाई ये हिंदुओं की भाषा है, और इसके इन्होंने नाम रख दिए हिंदवी। इसको हिंदुई किसी ने कहा, और किसी ने हिंदी कहा, और किसी ने खड़ी बोली कहा। अब जब हिंदुओं के लिए बना तो फिर मुसलमान भाइयों के लिए भी तो बनना है ना। तो मुसलमानों के लिए इन्होंने जो भाषा, जिस भाषा का नाम दिया, उसे इन्होंने कहा हिंदुस्तानी। फिर उर्दू, उसके बाद रेख्ता मतलब रे आधा खता। हाँ, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट करते हैं। लिखता हूं, देखिए ऐसे मिलाना पड़ता है फोनेटिक में, कितनी गलत बात है ना। मैंने लोगों को बता दिया, लोग सीख गए और मैं नहीं सीख पाया। ठीक है, रेख्ता नाम दिया इन्होंने, रेखा को जोड़ने वाली। और रेख्ता के बाद दक्षिण भाषा जो है, उसको भी लोगों ने मुसलमानों की भाषा बोल दी, जबकि ये सब हिंदी का ही रूप है। हिंदी उर्दू बटा थोड़े ही है, लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्होंने हिंदी को नाम दिया हिंदवी, हिंदी खड़ी बोली, और मुसलमानों के लिए जो भाषा इन्होंने बताई उसे इन्होंने कहा हिंदुस्तानी, उर्दू या रेख्ता, और दक्षिण इसे बताया। ये किसी व्याकरणाचार्य ने, कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण की पुस्तक में ये लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ठीक है,
आगे पीर बढ़े। और गालिब की रचनाएं भी रेखता में ही आती हैं शायद। हाँ, रेखता में ही आती हैं जी, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब इसमें एक चीज और हम बताएं, भाषा, यहाँ से हमारी एक और शुरुआत हुई, इसलिए हमने अपने संस्थान का क्या नाम रखा है? भाषा शिक्षण। भाषा भाषा शिक्षण। शिक्षण। ठीक है, तो ये जो हमारी पुरानी भाषा जो है ना, वो भाषा है, मतलब ये जो कह सकते हैं कि हमारी भाषा का सबसे पुराना नाम, हमारी भाषा का सबसे पुराना नाम लिख लीजिएगा, ये प्रश्न हो सकता है। सबसे पुराना नाम भाषा है। हमारी भाषा कौन सी भाषा है? किस भाषा में पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं ना। तो हमारी भाषा मतलब हिंदी भाषा कह लीजिए। हमारी भाषा का सबसे पुराना नाम भाषा ही है, वो करके लिख दीजिएगा। और संवत 1885, संवत 1485, 1485 में महामहोपाध्याय, उस समय उपाधि दी जाती थी, महामहोपाध्याय मतलब महान उपाध्याय, महोपाध्याय, महामहोपाध्याय जी जो थे, क्या थे, कौन थे वो? नाम याद है? पंडित सुधाकर द्विवेदी, नाम लिख लीजिए आप लोग। संवत 1485 में महामहोपाध्याय, पाध्याय आय होना चाहिए, ये हो गया है DHYAY, ये आय। ठीक है, महामहोपाध्याय, ये जो है म हो गया, हा होना चाहिए ना। टाइपिंग की गलतियों को नजरअंदाज करिएगा। पंडित भी एक गलत हो शब्द गया है। है। हाँ, परंडी हो गया है, पंडित। ठीक है, पंडित सुधाकर द्विवेदी जी ने इसका कहा लिखा है? भास्वती इनकी टीका थी। भास्वती इनके टीका का नाम था। टीका मतलब, टीका किसको कहते हैं? ये जो हम लगाते हैं वो टीका नहीं। टीका मतलब वो किसी चीज की रचनाएं होती हैं। आलोचना लिखे या उसके बारे में जो लिखते हैं, टीका उसको कहा गया, या उसके बारे में लिखा गया है। तो इन्होंने भास्वती नाम से जो टीका किया है, इसमें इन्होंने भाषा का पहली बार प्रयोग किया है। हाँ, टिप्पणी कह सकते हैं, या जैसे मान लीजिए संस्कृत में कोई किताब है, उसका उन्होंने हिंदी में लिखा, तो उस समय उसे टीका कहा जाता था। ठीक है, और भास्वती को उन्होंने भाषा में लिखा। और भी कई विद्वान हैं, लेकिन इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी। ठीक है, और ये जो भाषा जो मैंने बताया, हमारी जो भाषा है, इसको 1804 में फिर लल्लू लाल जी आ गए। लल्लू लाल जी ने इसे खड़ी भाषा नाम दिया। किसका नाम दिया? 1804 में लल्लू लाल जी ने भाषा को खड़ी बोली कहा है। ठीक है, यहाँ हिंदी भाषा का एक संक्षिप्त परिचय अब ये जरूरी है क्या अर्जेंट? 10 मिनट। ज्योति स्पीकर ऑफ कर लीजिए, घर की बात सुनाई दे रही है। ज्योति, यहाँ तक स्पष्ट कर पाया हूं मैं आप लोगों को? हाँ या ना? क्लियर जी सर। सर ये पंडित सुधाकर द्विवेदी वाला, ठीक है, एक बार पॉइंट बोल दीजिए। पंडित सुधाकर द्विवेदी जी जो थे, ये संवत 1485 में थे, और इन्होंने हमारी भाषा मतलब यहाँ हिंदी को हम हमारी भाषा कह रहे हैं, हमारी भाषा का सबसे पुराना जो इन्होंने नाम दिया था, उसे भाषा कहा था हिंदी को। और उसका वर्णन इन्होंने, द्विवेदी जी ने, भास्वती टीका मतलब टिप्पणी, या किसी पुस्तक के बारे में जो लिखते हैं, या उसमें भास्वती नामक जो टीका इन्होंने लिखा था, उस टीका में उन्होंने शब्द का जो भाषा का नाम दिया है हिंदी का, वो भाषा लिखा है। और उसी भाषा को 1804 में लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली का नाम दिया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। यहां तक हिंदी भाषा के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, और रिजर्व बैंक या जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो बनाया था वह सार संक्षेप है।
और मुझे लगता है इतना आज के लिए काफी रहेगा या और आगे बढ़ें? क्लियर है सर। ठीक है, इसके बाद कहीं कोई राइट के लिए क्या कह रही हैं? कह रहे हैं अभय जी, सर खड़ी बोली खड़ी बोली किसी राज्य की भाषा नहीं है। क्या जैसे कि खड़ी बोली किसी राज्य की भाषा नहीं है। आप खड़ी बोली का देखिएगा, व्याकरण की पुस्तकों में उल्लेख है या हिंदी की पुस्तकों में। खड़ी बोली मतलब ये एक क्षेत्र की भाषा हो जाती है ना। जैसे आजकल तो हम लोग जो बोलते हैं खड़ी बोली ही बोलते हैं, लिखने में हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, और जो बोलते हैं वो अपनी भाषा में। जैसे मान लीजिए मैं अयोध्या का अगर हूं तो मैं वहां की भाषा का हो खाए रहो कि नहीं खाए रहो। अगर मैं भोजपुरी वाला हूं तो का हो खैबा बोलते हैं। अगर हम मगही बोलते हैं नहीं, तो दरअसल हाँ बोलिए। मैं बिहार गया हुआ था, गया साइड, तो वहाँ पे बहुत से लोग बोलते कि यहाँ की भाषा खड़ी बोली है। तो वो पर्सनल क्षेत्र की कोई ऐसी भाषा है क्या खड़ी बोली? खड़ी बोली किसी विशेष क्षेत्र की नहीं। अवधि बाद में टूटी खड़ी बोली, मैंने कहा ना कि जैसे मगही टूटी, तो खड़ी बोली कई क्षेत्रों, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे। खड़ी बोली का फिर अपना एक अलग इतिहास है। ये व्यवहारोपयोगी आपको भाषा में आता है खड़ी बोली। बिल्कुल बिल्कुल। खड़ी बोली मूलतः क्या पहले बोली थी और अब इसको हम लोगों ने भाषा के रूप में ले लिया। हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही रूप हमने, जो हम लिखते हैं वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मैं चिट्ठी लिखता हूँ किसी को, अपने भाई को ही, तो मैं लिखता हूँ कि राजेश कैसे हो। लेकिन जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो हम लिखते हैं का हो राजेश, का हाल बा, कैसन बा, या की हाल है। ठीक है, तो खड़ी बोली वही लिखित रूप जो प्रचलित हो गया पहले। इसके ऊपर मैंने कुछ रचना भी की है, मैं उस पर फिर विशद रूप में फिर कभी चर्चा करूंगा। ठीक है सर। एक और छोटी सी चर्चा ले लूं। सर, हाँ बोलिए ज्योति, बोलिए। खड़ी भाषा में क्या अंतर है? खड़ी बोली और भाषा में नहीं सुन पाए ज्योति। भाषा, हिंदी भाषा, जैसे ये जिस भाषा की मैंने अभी बात की ना, ये जो भाषा है हिंदी भाषा को इन्होंने कहा है, और उसी हिंदी भाषा को लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली कह दिया। मतलब दोनों एक ही चीज है। ठीक है, फिर बोली पर मैं आऊंगा तब उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज एक और महत्वपूर्ण मैं बता के समापन की ओर चलूंगा। तत्सम शब्द की पहचान आप लोग अक्सर पूछते हैं और परीक्षा में भी आता है। बता लूं या नहीं बताऊं? बताइए सर। प्लीज हाँ बताइए। सर, बता बता दीजिए। दीजिए। बताइए। थोड़ी देर के लिए हाँ सर, डेटा बता और दीजिए सर। डेटा बचा लीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, तत्सम शब्द की पहली पहचान है री, ऋषि वाली री, उसके बाद अण, ये अण, ठीक है। उसके बाद स, पेट काटा, प का पेट काट दीजिए, वो जो स होता है। ये जो तीन वर्ण हैं, इसके बाद अंग, अंग के नीचे भी हलंत लगेगा। नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, मैं मान लेता हूं, इसी को मान लेता हूं। ठीक है, अंग और इया, इया के नीचे भी हलंत। ये जो पांच, 1 2 3 4 5 जो वर्ण मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अच्छा नहीं आ रहा है, मैं पूरा ही ले लेता हूं इसको। ठीक है, इसमें हलंत लगेगा, वो टाइप नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो है ये तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग होता है। ऋषि, कर्ण, ठीक है, शेष, वांगमय, इस तरह के व्यंजन जो आ रहे हैं। हाँ क्या बोलिए? सर छ का भी होता है ना? छ, छतरी वाला छ, हाँ वो भी आते हैं, वो संयुक्त में आते हैं। ठीक है, छत्र वो इस तरह के आते हैं। तो शुरुआत छोटे छोटे से करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे, छ वाला भी हम आएंगे। ठीक है, इंक की बहुलता रहती है। उदाहरण के लिए हम लिखें परांग मुख, ये हो गया परांग मुख। सुना है इस तरह का शब्द आप लोगों ने? नहीं सुना है? परांग मुख पहली बार सुना। वांगमय, वांगमय जानते हैं। वांगमय अंग होता है इसमें। ठीक है, वांगमय, ये जो लोग इग्नू से पीजीडीटी कर रहे होंगे उनसे हर साल पूछा जाता है। जी सर। सर ये अंग जो पश्चिमी है, पाश्चात्य वांगमय। हाँ इसमें वांगमय में हलंत होता है, ध्यान रखिएगा। ये मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ हलंत होता है।
ये जो त्रुटियां देखने के लिए दी जाती है ना, उसमें तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है। वांग में इस तरह से आता है, ठीक है। आगे बढ़ें। तत्पुरुष समास में आप लोगों ने नई समास के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो फिर मैं बात करूंगा। जी सर, नई समास। यस सर, नई समास मैं कई बार इस पे चर्चा किया हूं। ये न्या आधा होता है, ठीक है। नई समास के बारे में आपने सुना होगा, तो ये नई भी इसमें आता है। मतलब इस तरह के जो भी शब्द लिखे जाएं वे सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। पहली पहचान इसकी। आगे बढ़े। अब हम दूसरी पहचान की बात करते हैं। अब दूसरी पहचान में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? छ। ये छ, छतरी वाला छ हम बोलते हैं, और ज्ञ। छ और ज्ञ, इनसे जो भी शब्द मिलेंगे वो तत्सम के होंगे। जैसे मान लीजिए मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष नहीं, ये मोक्ष नहीं मान लेंगे, ठीक है। मोक्ष हो गया, संज्ञा, क्षमा, क्षमा हो गया। कई सारे शब्द आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। क्षत्रिय। आगे बढ़े। त्रा भी तो आ ज्ञान जाएगा, सर, ज्ञान। हाँ, संयुक्त में त्रा त्र भी नहीं आता है। आएगा। त्रा भी आ जाएगा। त्रा नहीं आता है तो असल में दूसरे रूप में आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे, फिर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो अंग है, अण है, मैं कॉपी कर लूं, आधा अण, अंग और श या इया मान लेते हैं। ये जो वर्ण है वो हिंदी के शब्दों के आदि में नहीं आते हैं। हिंदी के आदि मतलब प्रारंभ में, आदि मतलब प्रारंभ में। अंग और ये इया और अण, ये श निकाल देता हूं। आदि मतलब प्रारंभ में, हिंदी के शब्दों में आदि में नहीं आते। लेकिन संस्कृत में कई बार आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे, तो अंकिता शायद पढ़ी है, मैं नहीं पढ़ा हूं, तो ये आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसमें संस्कृत में आ सकते हैं, हिंदी में नहीं आते, ध्यान देंगे। तो अगर कोई जी ऐसा सर। शब्द इससे शुरू हो रहा हो तो वो तत्सम मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम, क्या कहते हैं? आगे जी बढ़े सर, आगे या? बढ़िए। जी सर, जी बढ़िए। ठीक है। जी सर। अब इसके बाद एक शब्द आता है प्रयत्न। प्रयत्न नाम सुना है आप लोगों ने? हिंदी व्याकरण में प्रयत्न किसे जी। कहते हैं? प्रयास, कोशिश। प्रयास, वर्णों के उच्चारण की रीति। उच्चारण, प्रयास करना को। रीति, प्रयत्न मतलब प्रयास करना, और व्याकरण में इसे वर्णों के उच्चारण की रीति, मतलब जिस तरीके से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे प्रयत्न कहा जाता है, ठीक है। और प्रयत्न पर आज की चर्चा मैं यहीं छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद फिर स्वर व्यंजन में कुछ और चीजों पे चर्चा करूंगा जो मैंने अभी तक, क्षमा करें, नहीं बताया है, ठीक है। क्लियर है यहां तक आप लोग? हाँ या ना? यस सर। क्या सर वर्णमाला पढ़ाएंगे? जी सर, ठीक है। अगली चर्चा में वर्णमाला के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पे चर्चा करूंगा जिसपे मैंने चर्चा नहीं किया, इवन अपनी पुस्तक जी में सर। मैं उस पर चर्चा नहीं किया हूँ। जैसे वर्णों के भेद कराऊंगा मैं, वर्णों के बाद उत्पत्ति के अनुसार स्वर, उत्पत्ति के अनुसार व्यंजन, फिर प्लूत पहले स्वर, एग्जाम से पहले जाति के दीजिएगा ये अनुसार। वर्णमाला। जी, क्या कर रही हैं सर मैं ये बोल रही अंशु? हूँ 10th वाले एग्जाम से पहले 24 से पहले एक बार करवा दीजिएगा सर ये वर्णमाला वाला। अरे भाई करा देंगे, हो सकता है बीच में ही करा दूं किसी दिन, ठीक है। ओके सर, शुक्र थैंक शनि का सर 20 मतलब से पहले इंतजार करवा ना कर, बीच दीजिएगा। में करा दूं। बीच में बुलाऊं तो आप लोगों को आपत्ति है नहीं, मुझे पता है। अगर मैं 9 बजे कहूं जी तो आप सर। लोग खुशी खुशी आएंगे, ठीक है। तो मैं ऑफिस से आऊंगा, बिल्कुल। बैठूंगा और करा दूंगा, ठीक है। जी। चलिए, आज की इस चर्चा में किसी को कोई शक या शुबहा होनी भी नहीं चाहिए। नहीं सर। सर ये नहीं। संयुक्त क्लियर व्यंजन क्लियर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ ज्योति, संयुक्त पे फिर उस पे आऊंगा तो चर्चा करूंगा। आज मैं विशेष रूप से हिंदी भाषा के मुख्य प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्नों पे ही चर्चा किया, ये अलग से दे दिया। अच्छा, इसे मैं आप लोगों की आज्ञा से इसे अपने चैनल भाषा शिक्षण पे डाल दूंगा, ताकि अगर छूट गए हों तो देख सकें, और कभी कभी कुछ मित्रों के लिए भी देना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, सहमत है ना? जी जी सर, सर। ठीक जी है, जी सर। सर, जी सर। तो मित्रों के लिए भी दे दूंगा। मान लीजिए जितने लोग हम लाभान्वित भी हों, रिवाइज कर लेंगे आपका ही सर भला है। दोबारा।
जी जी बिल्कुल। और राजेश के चैनल पर भी रहेगा, तो जहां से इच्छा आप ले सकते हैं। जी ठीक है, सर, धन्यवाद सर। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। बाकी विशेष चर्चा हम लोग थैंक यू सर। जय हिंद किसी को सर। लेना है तो ले सकते हैं। जी जय हिंद जय हिंद शर्मा सर। साहब।